एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हुसैनिया और आप देख रहे हैं 10 न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, कमरे में लटका मिला शव। मायके वालों ने 10,000 रुपए के लिए मार डालने का लगाया आरोप। रहस्यमय तरीके से एक युवक की बस में हो गई मौत, यात्रियों में मच गया हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। और ट्रक के चपेट में आकर एक रिटायर्ड इंजीनियर की चली गई जान, चालक गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में मात्र 10,000 रुपए के लिए एक नवविवाहिता की हत्या कर दी गई। घटना साहिबगंज थाना इलाके के गुलाबपट्टी गांव वार्ड 7 की है। इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। मृतका की पहचान उसी गांव के चंदन कुमार की पत्नी 21 वर्षीय नीलू कुमारी के रूप में हुई है। नीलू का शव उसी के कमरे में पंखे से लटका हुआ मिला। परिवार वालों की माने तो सोने का चैन और 10,000 रुपए के लिए उसकी हत्या कर शव को पंखे से टांग दिया गया। सूचना पर पहुंची साहिबगंज पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया। जानकारी के अनुसार सरैया जैतपुर निवासी अर्जुन राम की पुत्री नीलू की शादी 1 महीना पहले ही साहिबगंज के चंदन के साथ हुई थी। शादी के रस्म और मरवा के दौरान 10,000 रुपए का चंदन के द्वारा डिमांड किया गया था, लेकिन लड़की पक्ष के लोगों ने पैसा देने से इनकार कर दिया। शादी के थोड़े दिन के बाद ही चंदन ने अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। इधर घटना के बाद मृतका के पति समेत पूरा ससुराल पक्ष फरार है। साहिबगंज थानेदार राजेश रंजन ने बताया कि फरार आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। दहेज में गाड़ी और सोना का चैन मिला हुआ था, उसका 3 लाख रुपया कैश और उसका बर्तन बिछौना यही सब मिला हुआ था। क्या डिमांड कर रहा था लड़का? चंदन क्या डिमांड कर रहा था? चंदन डिमांड कर रहा था कि हमको सिकरी चाहिए था, सिकरी अभी नहीं मिला उसको। सोना का अंगूठी मिला चंदन को, और उसका पापा जी कह रहा है 10,000 रुपया हम मरवा के सभाकन के लिए रख लिए हुए थे, उसी के पैसा के लिए उसको टॉर्चर करते थे, नहीं बात करने देते थे नहीं कुछ भी। क्या कितना मांग रहा था?
10,000 रुपया मात्र उसका बाकी है। 10,000 मड़पा वाला। हाँ। अच्छा, सोना का चैन मांग रहा था। हम मांग रहा था, अंगूठी दिया गया है। आप लोग क्या बोले थे, कब तक देंगे, क्या देंगे? हम कहें कि सार के ब्याह में चैन देंगे, इसलिए मार दिया। और 10,000 रुपया जो बाकी था उसी के लिए उसको टॉर्चर करके मार दिया गया। कौन कौन मिल के मारा? उसका देवर है घर पे, उसका सास है, ससुर है, उसका हस्बैंड का भी हाथ होगा, चाचा चाची है, सब मिल के मारा। सब मिल के मारा हुआ। आप लोग क्या चाहते हैं, न्याय? हम लोग न्याय चाहते, उचित न्याय जो हो चाहे। गिरफ्तारी। हाँ, नाम बताइए अपना। और दहेज प्रताड़ित लोग कर रहा था। दहेज में ये लोग गाड़ी, गहना, जेवर उवर सब 3 लाख रुपया कैश प्लस 10,000 रुपया अपना मरवा के सभाखन के लिए रख लिए थे। ठीक है। मेरे फूफा जी हुआ तो वो बोले कि नहीं, हमारे दहेज 10,000 रुपया रखे हैं तो हमारे बरतिया के मीट या मछली खिलाना होगा। तो हम शादी में बरतिया को मीट चावल का व्यवस्था बहुत धूमधाम से शादी किए। कब हुआ शादी? शादी हुआ 2 मार्च के 2/5/2021, मतलब एक महीना 24 दिन शादी के हुआ था जी। एक साल? ये नहीं, 1 महीना ये 2022 में हुआ था जी। 2022 में हुआ है। अच्छा। अभी थोड़ा नर्वस है, हम आप लोग के सामने कुछ बात रखने में ये असमर्थ हैं। आप बताइए। उसके बाद में ये लोग फ़ोन से बात प्रताड़ित करता था, कभी कभी बात कराता था, और ज़्यादा ये लोग के गुस्सा था तो मेरे यहाँ पहुँचा देता, चाहे फूफा जी के यहाँ पहुँचा देता। लोग क्या किया कि कल आज ही की रात में उनको मतलब गला दबा के ये लोग मर्डर कर दिया, और उसको 100 को मतलब लटका दिया घर में, और उधर चौकी उकी रख दिया कि अपने से ही आत्महत्या की है। ये तब हम तो घर पे थे, ये सबका पुष्टि तो अब वहाँ प्रशासन करेगी। दूसरी बात, मेरी प्रशासन में एक कमी मिला, जब हम वहाँ गए तो प्रशासन के पास फ़ोन किए। कौन कौन मारा? और उसके सास ससुर और अड़ोस पड़ोस के हैं पति भी, मतलब सब लोग एक साथ समूह में लोग था, सभी आदमी मिल के उनका हत्या किया है। भागा भाई है? नहीं, घर पे कोई नहीं है, गए जी, सब लोग भाग गया है। क्या नाम है पति का? उसका चंदन राम नाम है, चंदन कुमार राम जी। गुलाबपट्टी हुआ, पंचायत वार्ड नंबर 7 हुआ। कौन गांव? जी, गुलाबपट्टी बता रहे हैं सर, साहेबगंज। हाँ, पंचायत गुलाबपट्टी है, वार्ड नंबर 7। क्या चाह रहे हैं आप लोग? हमको उचित न्याय चाहिए। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आप लोग के सामने देखिए क्या ये बेटी का यही है? बताइए। आज एक उस 100 को पहले दाके लड़की घर कहाँ था? लड़की का घर सिरकोहिया है। हम तो आप लोग साहेबगंज में नहीं, सिरकोहिया है ससुराल लड़की का साहब जी। नहीं, रेपुरा कौन सा वो? सरैया थाना है सर। सरैया में? अच्छा। जी। लड़की क्या नाम था? नीलू कुमारी नाम था सर। कितना उम्र? 21 वर्ष सर। लव मैरिज शादी था? नहीं सर, शादी हुआ जी। मुजफ्फरपुर में भीषण सड़क हादसे में एक रिटायर अधिकारी की दर्दनाक मौत हो गई। घटना कुडनी थाना इलाके के बरौल हाट के पास की है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृत व्यक्ति की पहचान वैशाली जिले के बेलसर निवासी 65 वर्षीय विजय नारायण दास के रूप में हुई है। वे रांची में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद से रिटायर थे। बताया जा रहा है कि वे शुक्रवार की सुबह करीबन 10 बजे कुडनी के बलिया में दवा लेने के लिए बाइक से आए थे। इसी दौरान बालू लगे तेज रफ्तार ट्रक ने उनको रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। इधर पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार करने के साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। घटना घट गई, माने घर से निकले थे दवा उवा लेने के लिए, शायद रास्ते में बलौर चौक पर एक्सीडेंट हुआ। बड़ी भयानक मार दिया। जी भयानक लगा है। अच्छा, ट्रक वाला पकड़ा है? ट्रक वाला पकड़ा गया है। सुबह में घर से निकले बलिया चौक की तरफ जाने के लिए, कुडनी थाना जो पड़ता है, बाजार करने के लिए। उसी के वजह हमें गाड़ी आगे मोटरसाइकिल से जा रहे थे, पीछे से बालू लादा ट्रक ठोकर मार दिया पीछे से उनको। उसके बाद गिर गया है। उसके बाद मोटरसाइकिल से ट्रक वाला भाग गया? नहीं, ट्रक वाला तो पकड़ा गया है। वहीं पर मौत हो गई इनकी? हाँ, स्पॉट मौत हो गई। छत विचत हालत में पड़ा हुआ था। क्या करते थे वो? स्कूटी इंजीनियर रिटायर थे। कहाँ से रिटायर हुए हैं? वो झारखंड से, रांची से। कब रिटायर हुए हैं? ये 2012 में। 2012 स्कूटी इंजीनियर? हाँ, स्कूटी इंजीनियर थे। क्या नाम है आपका? हाँ, धर्मेंद्र कुमार। घटनास्थल कहाँ पर जो घटना हुई है? ये बलौर जगह है,
कुरहनी थाना में पड़ता है। मृतक का क्या नाम है? मुजफ्फरपुर में यात्री बस में एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत होने के बाद में बैठे यात्रियों के बीच हड़कंप मच गई। आनन फानन में बस को बरैया बस स्टैंड में रोका गया। मृत युवक की पहचान सरैया निवासी 28 वर्षीय प्रभु राय के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार गुवाहाटी के एक लाइन में बावर्ची था। गुरुवार की रात मुजफ्फरपुर के लिए बस पकड़कर वह सरैया जाने वाला था। इसी दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची अहियापुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। इधर पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असल कारण पता चल सकेगा। शुरू से वहाँ से आए सवेरे, वहाँ से 10 बजे गाड़ी धराए, वहाँ से गाड़ी धरा कर यहाँ आए तो भाई वहाँ से लेके आए तो यहाँ पेट में थोड़ा दौरा दुआ, वहाँ से लेके आए। हम बस वहाँ से आए। अब वो आदमी जौड़े था, वो आदमी के भी पता नहीं वो आदमी कहाँ चला गया से। अब भाई को छोड़ दिया है वही जगह बस में। तो एसपी साहब गए तो वहाँ से बस में से लाद के लिए आए हैं, मर गए, डेट कर गए। गुवाहाटी में खाना उना बनाते थे लाइन होटल वाला पर। तबीयत थोड़ा खराब, तबीयत हल्का फुल्का था, वही में आने में तबीयत ज्यादा हो गया। जौड़े साथ लेके आ रहे। कौन बस में थे? वो राज बस। कहाँ उतरना था उनको? वही जन जहाँ स्टैंड में यहाँ लगता है, यहाँ पैरिया। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? ओके, हम घर में रतनपुर डी हुआ, थाना सरैया, जिला मुजफ्फरपुर। पड़ा हुआ है डेड बॉडी। उसके बाद हम लोग वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद यहाँ से मेडिकल से जो है एम्बुलेंस बुला करके फ़ोन करके बुलाया और उसको डेड बॉडी को लेकर के आए। उसी क्रम में उसके पास, मृतक के पास तो एक मोबाइल मिला। उस मोबाइल पर फ़ोन आया तो पता चला कि उसका परिजन जो है बोला कि हम लोग यहाँ भगवानपुर में हैं, हम लोग पहुँच रहे हैं। हम लोग उसको बोले कि तुम लोग मेडिकल आ जाओ। यहाँ आया है, वो पहचान किया है कि हाँ मेरा भाई। कुछ पता होता बताया है क्या? कुछ पता अपना बता रहा है, सरैया का है। बस का कुछ पता चला किस बस का है? बस उसको पता नहीं। उसके पास तो सिर्फ मोबाइल मिला और फटा हुआ बैग था। उस बैग में खाली वो चादर है, वो पैंट है। मुजफ्फरपुर में भी कोरोना के मामले धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं, जिसे देख स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक कोरोना जांच कराई जा रही है। रेलवे स्टेशन पर 7 स्टॉल लगाकर सख्ती से जांच कराई जा रही है। सिविल सर्जन ने बताया कि प्रशासन की ओर से हर रोज 6000 तक टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही वैक्सीनेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्वास्थ्य विभाग सतर्क और सावधान हो गया है। कल हम करीब 5000 टेस्ट किए हैं। 4900 कुछ है, 5000 के आसपास, जिसमें कल 3, कल का 4 आया और 16 पहले का था। मिलाकर के 20 कल तक हुए हैं। अभी शाम तक आज का जो आएगा तो हम बताएंगे कि कितना टोटल। टेस्टिंग केंद्रों को बढ़ाया गया। टेस्टिंग केंद्र में हमारे स्टाफ कुछ कम थे, जिसके चलते एंटीजन नहीं हुआ। सरकार की प्रायोरिटी भी RT-PCR करने का, तो RT-PCR को ही प्राथमिकता दे रहे हैं कि अधिक से अधिक RT-PCR हो सके। और एंटीजन का आज से हम कोशिश कर रहे हैं कि आ गया है। हाँ, तो आज से हमारा एंटीजन स्टेशन पर वाला शुरू हो गया। बस स्टैंड और बस स्टैंड पर भी, रेलवे स्टेशन पर तो है ही, बस स्टैंड पर भी कल से काउंटर बढ़ाए गए हैं। 7 टोटल हैं। 24 घंटा मिला करके 7 दल हमारे रेलवे स्टेशन पर हैं। बस स्टैंड पर यहाँ जो है आपका इमली चट्टी वाला, उस पर हम कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन के अंदर में उसको शुरू करा दें। बैरिया में सहयोग नहीं मिलता है, जो हमारे टेस्ट करने वाले कर्मी रहते हैं वो नहीं सक पाते हैं, इसलिए उसके बारे में भी हम प्रशासन से बात कर करके आगे के लिए सोचें। अभी हालात बहुत नहीं है, लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। भयभीत नहीं हो करके सतर्क रहने की ज़रूरत है। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो अगर हम लोग सब लोग अपनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का करें तो बेहतर है। कोई भी बीमारी होने से अच्छा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तापमान में बढ़ोतरी और उमस
के कारण शुक्रवार को मुजफ्फरपुर वासी पसीने से तरबतर होते रहे। दोपहर में पूर्वा हवा की नमी की मात्रा 67% होने के कारण बेचैनी की स्थिति रही। शुक्रवार को दिन भर बादल छाने के साथ दिन में तापमान में तेजी से वृद्धि होने के कारण लोग गर्मी से परेशान रहे। मौसम विभाग के अनुसार जिले में 4 दिनों तक आसमान में हल्के बादल छाने के साथ ही 2 दिनों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 24 जून के बाद वर्षा की सक्रियता बढ़ सकती है। हो गया है, मानसून तो 1-2 बार बरसी, उसके बाद खत्म हो गई, लेकिन उमस भरी गर्मी और चिलचिलाती धूप जनमानस को इतनी तकलीफ और पीड़ा दे रही है जिसमें नगर प्रशासक की उदासीनता झलक रही है। न कहीं प्याव की व्यवस्था है, न राहगीर को कहीं पानी की व्यवस्था है, न कहीं छाव की व्यवस्था है, न रैन बसेरा की कहीं व्यवस्था है। किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं है। इस धूप चिलचिलाती धूप में हमारी माताएं, हमारी बहनें अगर पानी के लिए तरस जाए, गस आ जाए, फिट आ जाए, कुछ हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसीलिए हम मांग करते हैं नगर प्रशासन से कि जगह जगह प्याव की व्यवस्था की जाए और रैन बसेरा को दुरुस्त किया जाए, जहाँ जहाँ शेड नहीं है, जहाँ जहाँ टूट गया है, ताकि लोग वहाँ पर रह सके, रुक सके और छाव हो तो फिर चल सके। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की 57वां पुण्यतिथि के अवसर मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आध्यात्मिक ज्ञान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान राजयोगिनी बीके रानी दीदी ने मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के साथ का स्मरण सभी भाई बहनों को सुनाया। रानी दीदी ने बताया कि सन 1936 ईस्वी में संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने 8 कन्याओं माताओं का ट्रस्ट बनाकर अपनी संपूर्ण चल अचल संपत्ति दान कर दी। मातेश्वरी जी उस ट्रस्ट का मुख्य थी। 18 वर्ष की उम्र में मातेश्वरी जी ने संस्था की बागडोर संभाली और त्याग, तपस्या, सेवा, प्रेम एवं करुणा के संस्कार संस्था के सदस्यों में डाला। आज का दिन इस संस्था की मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा मातेश्वरी, जिन्हें माँ सरस्वती कहकर हम सभी मम्मा कह के पुकार। जब से इस संस्था का प्रारंभ हुआ, जब बाबा के पास आई तो बहुत कम उम्र थी, लेकिन बाबा ने देखा कि ये शिव शक्ति स्वरूप है, ये माँ सरस्वती है, सर्व गुणों की खान है। जब बाबा ने ये साक्षात्कार किया और उन्हें मम्मा कहा, और उस समय से वो उसी स्वरूपधारी होकर सारे कार्य जिम्मेवारियों से करने वाली बन गई और ऐसी उदाहरण मूर्त बनी जो सदा अचल, अडोल, एक रस, शीतलता, मधुरता, नम्रता, सर्व गुणों की मूर्त मम्मा, सभी मम्मा कहते थे। और मम्मा ने इतनी मीठी पालना की जो सभी को गुण मूर्त बनाया, ज्ञान मूर्त बनाया, योग युक्त रहना सिखाया, कर्मों में श्रेष्ठता लाना सिखाया। आज उनका स्मृति दिन है। हम उन्हें बहुत बहुत मन से ऐसे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जैसे कि वो हमारे सन्मुख हैं, हमारे साथ हैं। अब आप अपने डेन केबल नेटवर्क पर OTT कोरियन वेब सीरीज का आनंद उठा सकते हैं। चैनल नंबर 126 पर आज से ही देखिए K-Flix। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9771417647 पर संपर्क कर सकते हैं।
मुजफ्फरपुर जिले में आगामी 1 जुलाई से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक और थर्मोकॉल पर प्रतिबंध लगने से जिले के सैकड़ों प्लास्टिक उत्पादक बनाने वाले फैक्ट्री और प्रिंटिंग प्रेस के बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। इस फैक्ट्री में काम करने वाले करीब हजारों लोग के रोजगार खतरे में पड़ गए हैं। प्रतिबंध को देखते हुए उद्यमियों ने अब बेला इंडस्ट्रियल एरिया में कागज, केले के थम और पत्ते के साथ गन्ने के अवशिष्ट से प्लास्टिक और थर्मोकॉल के वैकल्पिक उत्पाद बनाने की तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि कागज से निर्मित चाय, कॉफी के कप और पानी के गिलास का निर्माण पहले से ही जिले में हो रहा है, लेकिन थर्मोकॉल की प्लेट के वैकल्पिक उपयोग के लिए अभी भी दिल्ली से मॉडल के रूप में कार्डबोर्ड का प्लेट मंगवाना व्यापारियों ने शुरू कर दिया है। इसके साथ ही केले के थम के प्लेट थाली के निर्माण के लिए बेला में इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई है। 25 जून के बाद उद्यमियों ने फैक्ट्री से प्लास्टिक और थर्मोकॉल का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि आगामी 1 जुलाई से थर्मोकॉल एवं प्लास्टिक प्लेट, कप, गिलास, कांटा, चम्मच, चाकू, पीवीसी बैनर, पैकिंग पेपर, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, गुब्बारों के प्लास्टिक स्टिक सहित सभी प्रकार के प्लास्टिक और थर्मोकॉल की सजावटी सामग्री प्रतिबंध लगना है। वहीं थर्मोकॉल के कप, प्लेट बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि सबसे ज्यादा परेशानी थाली, प्लेट के विकल्पों के निर्माण में हो रही है। अभी कार्डबोर्ड से बड़ी थाली व्यापारियों ने दिल्ली से मंगवाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसकी कीमत अधिक पड़ रही है। फिर भी बिहार में फैक्ट्री में इसकी मशीन लगनी भी अभी बाकी है। वहीं दूसरे दुकानदारों ने बताया कि थर्मोकॉल के बदले केले के और गन्ने के थर्मो प्लास्टिक की प्लेट मंगवाना शुरू कर दिया है, पर उसकी कीमत प्लास्टिक के प्लेट से 10 गुना अधिक पड़ रही है, जिसका सीधा असर खरीदारों के जेब पर पड़ेगा। अब शुभ अवसरों पर लोगों को खिलाना इन प्लेट में महंगा पड़ेगा। असर पड़ेगा ही बहुत ज़्यादा सर असर। जैसे मीडियम क्लास के जो फैमिली हो गए वो ज़्यादा यूज नहीं कर पाएंगे। जो 500-1000 के यूज करते थे वो 150 यूज करेंगे, उसमें फ़र्क पड़ेगा कि वो ज़्यादा कॉस्टली आइटम ये सब जो भी बायोडिग्रेडेबल में है उतना महंगा तो चल नहीं पाएगा उन लोग से, उन लोग के प्रॉब्लम हो जाएगा। थर्मोकोल वाले और बायोडिग्रेडेबल के दोनों के रेट में कितने का है? रेट में थर्मोकोल आता है जो 100 रुपये सैकड़ा करीब में आता है। बायोडिग्रेडेबल हम लोग का खरीद पड़ता है 7 रुपया 35 पैसा खरीद पड़ता है। उसमें 7 रुपया 35 पैसे यानी कि 8 रुपये करीब में बिकेगा खर्चा उर्चा टोटल काट करके, उसमें तो महंगा पड़ेगा, तो उसमें गरीब आदमी को प्रॉब्लम हो जाएगी ही सर। बायोडिग्रेडेबल में अभी तक कितने आइटम आ चुके हैं? बायोडिग्रेडेबल में कटोरी आ गया है, गिलास आ गया, प्लेट आ गया है, नाश्ता पैकिंग के लिए आ गया डब्बा, ये सब आ गया आइटम आपको। और नारियल के छिलके के अलावा नारियल के छिलके का भी आ गया, प्लेट और थाली कटोरा, और उसमें ज़्यादा 3 आइटम है नहीं है उससे। धन्यवाद। अब समय कम है और स्टॉक भी पूरा भरा है, तो कैसे खपत कर रहे हैं? खपत तो लमसम कर ही चुके हैं। है जो थोड़ा मोड़ा फंसेगा ही आपको माल, तो 2-2.5 लाख के माल फंस जाएगा आपको। जो अभी बायोडिग्रेडेबल आप लोग ऑर्डर कर रहे हैं, क्या कंपनियां उतने में उत्पादन दे पा रही हैं आपको? डिमांड के अनुसार आ पाएगा पूरा? हाँ, वो तो डिमांड के अनुसार आ जाएगा, लेकिन रेट जो ज़्यादा बढ़ जाएगा। जो एक कंपनी अभी इतना चला रही है उसके लेकर अभी रेट ज़्यादा है। अगर 2-3 कंपनी और खुलेगी तो फिर सस्ता हो जाएगी थोड़ा। अभी लगता है आपको कि सरकार को बंद करने के पहले विकल्प के तौर पे और इनको? हाँ, पहले तो विकल्प निकालना चाहिए सरकार को, ये तो बात है सही है। बंद करने से पहले तौर पे तो ये सब है, इनको बढ़ावा देना चाहिए था कि हम बायोडिग्रेडेबल प्लेट, ग्लास ये सब को उत्पादन में बढ़ावा देना चाहिए ना। जैसे लोन दीजिए वगैरह, छोटे फैमिली है प्रोडक्ट लगाने वाले, उनको सहयोग कीजिए, जो ज़्यादा आगे बढ़ेंगे वो फैक्ट्री लगाना चाहिए। हाँ सर। मुजफ्फरपुर में कुल कितने कप प्लेट ये सब जो थर्मोकोल के हैं दुकानदार होंगे? मुजफ्फरपुर में लमसम 50-100 दुकान, 60 दुकान है। 60 दुकान। हाँ, बहुत ज़्यादा इसमें असर पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। मिक्स में हम लोग के नुकसान है, इसमें 2-3 लाख रुपया नुकसान होगा। उसके बाद जो यूज करने वाले व्यक्ति हैं, जैसे शादी ब्याह में जो 10,000 में काम हो जाता था, अब उसको 30 से 40 रुपया लेकर चलना पड़ेगा। अब शादी ब्याह में एक हिस्सा बना के चलना पड़ेगा डिस्पोजल का, कि ये भी एक ज़रूरी की आइटम है। पहले होता था कि 1000, 1500, 2000 में काम हो जाता था, भोज भात के पता गिलास लेकर आदमी काम चला लेता था। अब ऐसा नहीं है। एक प्लेट का कीमत 8 रुपया है, अगर एक आदमी का भोज कराने के बाद 8000 रुपया खाली पत्ता में लगेगा, गिलास में लगेगा, कटोरी में लगेगा, मैक्सिमम 15 से 20 हज़ार रुपये एक आदमी के सिर्फ पत्ता गिलास में लगेगा। अब आप लोगों का कितने का नुकसान होगा? हम लोग के तो कम से कम 3-4 लाख रुपया का नुकसान 1 तारीख को होबे करेगा, उसमें कहूँ से कोई शक नहीं है। स्टॉक बचा हुआ है, उसका आप क्या कीजिएगा? अब स्टॉक देखिए क्या किया जाएगा, नहीं होगा तो उसको फूंक दिया जाएगा, नगर निगम वाला को दे देंगे, उठा के ले जाएगा। क्या करेंगे हम लोग रख के उसको? फिलहाल इंतजार कर रहे हैं, 4 दिन है, जो बिक जाएगा सो बिक जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको। समय की मांग करते हैं कि हमको समय दिया जाए? जी हाँ, समय अगर मिल जाता तो अच्छा रहता। अब तो समय मिलेगा तब ना, अब नहीं मिलेगा जी। इसमें जो छोटा मोटा दुकानदार है जो उससे ज़िंदगी जीता था वो तो साफ ख़त्म हो जाएगा। हम लोग है कोई और चीज़ के धंधा करके चला लेंगे, मान के बड़ा जो व्यापार है सो
छोटा व्यापार जो 10,000 20,000 50,000 लगा के पत्ता गिलास बेचता था वो तो साफ खत्म हो जाएगा इसमें, वो व्यक्ति कहाँ जाएंगे। स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट 2022 का आगाज हो चुका है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड भी अपनी आधी अधूरी तैयारियों के साथ इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने जा रही है। मुजफ्फरपुर के अलावा पटना, भागलपुर और बिहार शरीफ को भी चुना गया है। मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी के द्वारा एकमात्र नगर भवन का कायाकल्प किया गया है। इसके अलावा किसी भी प्रोजेक्ट को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। आधे अधूरे निर्माण कार्यों के कारण पूरे शहर में मानसून से पहले ही जल जमाव जैसी स्थिति है। शहर के मुख्य चौक चौराहे और प्रमुख बाजारों की स्थिति यह है कि लोग अपने घरों में जल कैदी बनकर रह गए हैं। मुजफ्फरपुर के लोगों का कहना है कि शहर की जो स्थिति है उसे देख स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में मुजफ्फरपुर की रैंकिंग घटने की संभावना है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर मुजफ्फरपुर वासियों के साथ स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड धोखा कर रही है। वर्तमान में तो मुजफ्फरपुर का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग तो मोती झील में रहने वाले लोग हैं। साल में कम से कम 12 महीना में हम लोग 6 महीना पानी से त्रस्त रहते हैं और स्थिति तो कभी कभी ऐसी होती है कि नाली का पानी वापस जब आने लगता है तो जब सब जगह सूखा पड़ता है तो हम लोग गीला में रहते हैं। ऐसे कंडीशन में अगर चारों तरफ जिस तरह से शहर का विचित्र स्थिति बना हुआ है, अगर नगर आयुक्त इस पर विशेष संज्ञान नहीं लेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए स्मार्ट सिटी में मुजफ्फरपुर को अव्वल बनाने में। तो क्या स्थिति है व्यापार की? व्यापार तो दिनों दिन गिरते जा रहा है और व्यापार गिरने का मतलब गिरने के साथ साथ ट्रेड लाइसेंस, नगर म्यूनिसिपल टैक्स सुविधा के नाम पर कुछ है नहीं। इन सब को अगर देखिएगा तो अच्छा स्थिति तो नहीं दिखता है। शहर स्मार्ट सिटी हो रहा है। स्मार्ट सिटी कागज़ पर तो हो रहा है, बड़ा प्रयास करके हमारे मंत्री जी लाए भी है, लेकिन जो भी यहाँ का इंटरनल पॉलिटिक्स था लगा नहीं कि कुछ मतलब संभावना दिखता नहीं है कि कुछ आगे होने वाला है। मुजफ्फरपुर कैसे कर पाएगा? जो मुजफ्फरपुर की स्थिति है, जितने भी यहाँ घर बन रहे हैं, पहले तो उस पर नगर आयुक्त महोदय को ध्यान देना चाहिए कि जो भी नक्शा पास होने के लिए जाता है, जो हमारा स्मार्ट सिटी अगर सही में शहर को स्मार्ट बनाना है, उस अनुरूप कार्य करना है, तो जितने भी मकान का जो रहता है आगे छोड़ने का रहता है, रोड की जो चौड़ाई रहता है, इस सब पर बारीकी से ध्यान दे करके तब नक्शा को पास करना चाहिए। जो हालात पैदा मुजफ्फरपुर के अंदर में है, आज क्या स्थिति बनी हुई है, इतना न इनक्लोजमेंट है, शहर से पानी निकासी तो हो ही नहीं पाता है। कालांतर में हम लोगों ने बड़ी प्रयास किया तो सिकंदरपुर और बालूघाट जो पंप हाउस था वहाँ हम लोगों ने किसी तरह से मोटर दिलाने का काम किया। आज हालात बालूघाट का है, जो 1.5 फीट संकीर्ण रास्ता से पूरे उत्तर 7-8 वार्ड का पानी बालूघाट जो फाटक से निकलता है 1.5 फीट नाला से निकलता है। क्या 1.5 फीट नाला इतने बड़े एरिया के पानी को नदी में फेंक पाएगा? ये हालात है मुजफ्फरपुर का। कार्य चल रहा है स्मार्ट सिटी का। शहर के अंदर में तो स्थिति है कि आप बाइक से नहीं निकल सकते हैं। अगर बहुत ज़रूरी कार्य है, आप मोती झील, आपको कंपनी बाग, आपको चले जाइए उधर दीपक टॉकीज, शेखर टॉकीज के एरिया से लेकर के स्टेशन रोड के साइड एरिया तक, एक दिन वर्षा हो जाए तो घर से निकलना मुश्किल हो जाता है। 1.5 महीने से जल जमाव लगा हुआ है। ये तो लगा रहेगा। जो स्थिति है, जो सरकार का जो यहाँ कार्य करने का, एक नगर आयुक्त चाहे कोई भी नगर आयुक्त आ करके पूरे जिला को, पूरे शहर को एक बार नया आयाम नहीं दे सकता। सोच है कि कार्य करे। मैं समझता हूँ कि अभी जो मुजफ्फरपुर को मिला हुआ है नगर आयुक्त, कार्य करने के लिए वो उत्सुक रहता है। अच्छे एक ईमानदार पदाधिकारी मुजफ्फरपुर को मिले, लेकिन जो सहयोग होना चाहिए वो सहयोग नहीं हो पाता। पूरे शहर की स्थिति नरकीय बनी हुई है। ऐसी स्थिति में इसमें सरकार के ध्यान को आकृष्ट करा या नहीं? जी, कॉन्टेस्ट में जीत पाएगा या नहीं? कॉन्टेस्ट में आ जाना चाहिए। मुजफ्फरपुर की जितनी लगन और मेहनत के साथ हमारा नगर आयुक्त लगा हुआ रहता है, मुझे उम्मीद है कि आना चाहिए मुजफ्फरपुर का। अगर नहीं आता है तो मुजफ्फरपुर के लिए बड़ी दुर्भाग्य होगा। जो हालात है, मुजफ्फरपुर के उत्तर बिहार की राजधानी कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को विशेष रूप से मुजफ्फरपुर बिहार के मुजफ्फरपुर जिले को शुक्रवार को अहम कामयाबी मिली। जिले ने आज धूम्रपान मुक्त होने की उपलब्धि हासिल की है। इसकी जानकारी उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी ने दी।
समाहरणालय सभागार में धूम्रपान मुक्त जिला घोषणा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीडीसी के अलावा सिविल सर्जन डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा सहित जिले के तमाम संबंधित अधिकारी और कर्मियों ने भाग लिया और तंबाकू से दूर रहने की शपथ भी ली। डीडीसी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोटपा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत मुजफ्फरपुर जिला के लिए आज ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जिला धूम्रपान मुक्त बन गया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तकरीबन 4-5 साल से कार्य चल रहा था, जिसमें नोडल पदाधिकारी और संबंधित पदाधिकारी के द्वारा जिला प्रशासन के सहयोग से यह कार्य संभव हो पाया है। इसके लिए उन्होंने तमाम जिला वासियों को बधाई और सम्मानित भी किया है। साथ ही कहा कि अब तंबाकू मुक्त जिला बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। इसके लिए प्रखंड और पंचायत स्तर पर लोगों को जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें तंबाकू के कुप्रभाव के बारे में बताया जाएगा, ताकि बहुत जल्द जिले को तंबाकू मुक्त जिला बनाया जा सके। एवं तंबाकू छोड़ने के लिए प्रेरित करने का वचन देता हूँ। मैं शपथ लेता हूँ प्रयोग करूँगा, साथ ही अपने समाज। आज जिला स्तरीय टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक थी, जिसमें हम लोगों ने जो मॉनिटरिंग की गई थी कोटपा एक्ट के सेक्शन 4 के अंतर्गत, उसमें 90% प्लस कंप्लायंस मुजफ्फरपुर ज़िले का पाया गया है। उस आलोक में आज मुजफ्फरपुर ज़िले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। आज जिला स्तरीय जो डिस्ट्रिक्ट टोबैको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है उसकी बैठक थी, जिसमें मुजफ्फरपुर ज़िला में जो पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग यूज़ को लेकर के जो सेक्शन 4 कोटपा एक्ट 2003 का उसको बैन करता है, उसके कंप्लायंस की रिपोर्ट हम लोग के पास है और उसके आधार पर 90+% कंप्लायंस है मुजफ्फरपुर ज़िले का। तो तदालोक में आज मुजफ्फरपुर ज़िले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। इस सैम्पलिंग प्लान में जो टीम गठित की गई थी, उन्होंने 174 पब्लिक प्लेसेस पे और जिसमें 47 शैक्षणिक संस्थान थे और 53 टोबैको की जो सेल्स की दुकानें हैं उनका सर्वे किया। उसके सर्वे के आधार पर कंप्लायंस 90+% पाया गया है। तो हम लोग आज मुजफ्फरपुर ज़िले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया गया है। धूमपान जैसे क्षेत्रों में भी अगर धूमपान करते हुए पाए जाते हैं सच, उन पे अब क्या करें? कोई भी जो पब्लिक प्लेस है उसमें पहले से ही कोटपा एक्ट के तहत जो प्रावधान बने हुए हैं, पब्लिक प्लेस पर धूम्रपान करना मना है और धूम्रपान करते पाए जाने पर जुर्माना का प्रावधान है। इसके आलोक में आज मीटिंग में हम लोगों ने ये भी निर्णय लिया है कि इसके कंप्लायंस के लिए लगातार रेगुलर इंटरवल्स पर ड्राइव्स चलाई जाएंगी, ताकि हम लोग को जो ये स्टेटस मिला है धूम्रपान मुक्त जिले का ये बरकरार रहे और हम लोग आगे धूम्रपान मुक्त जिले से तंबाकू मुक्त जिले की तरफ बढ़ पाएँ। सर, कंजम्पशन को लेकर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, सेलिंग को लेकर के क्या इसमें प्रक्रिया है? सेलिंग को लेकर के जो सेक्शन 5 और 6 है वो सेलिंग को लेकर के है, जिसमें कि सेल ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स टू माइनर्स एंड बाई माइनर्स प्रोहिबिटेड है और उसमें जो भी दुकानें हैं वो जो शिक्षण संस्थान है उनसे निश्चित 100 गज के बाहर होनी चाहिए। पिक्टोरल वार्निंग्स और उनका जो डिस्प्ले है बैनर्स का वो होना चाहिए। इन सारे प्रावधानों पर भी लगातार ड्राइव चलाने के लिए और इस कंप्लायंस को इंश्योर करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और मेरा मुजफ्फरपुर के जो भी लोग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग से हों, सामान्य जनता हो और विशेषतः जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं, उन लोगों से आप लोगों के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, उनसे अपील करना चाहूँगा कि इन सब से दूर रहें। और विशेषतः तंबाकू एक अत्यंत खतरनाक और जानलेवा तत्व है, हम सभी को इसके विषय में पता है। तो मेरी सभी से यही अपील होगी कि पूर्णतः इन सब से बचें और जो भी प्रावधान है सरकार के उनका पालन करें और प्रावधान से अधिक स्वयं अपने परिवार और अपने समाज के स्वास्थ्य के लिए तंबाकू के सेवन से किसी भी प्रकार का, चाहे वो च्यूइंग टोबैको हो, स्मोकिंग टोबैको हो, सबसे बचें। नहीं, फॉर कंजम्पशन को लेकर के स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे नहीं होगी। नहीं तो स्मोकिंग है ना, तो मेरा ये कहना है कि आप जब जाएंगे यहाँ कहीं भी मुजफ्फरपुर के किसी पब्लिक प्लेस पे जो स्मोकिंग है वो प्रोहिबिटेड है, उसी के लिए तो हम लोगों ने टीम बनाई, वो सब किया। दुकान तो पब्लिक प्लेस से है ना, तो 3-4 वो वैसे दुकानों की संख्या दिन पे दिन काफी बढ़ती है। चाय सुट्टा बार जो नाम उसका जो भी हो, लेकिन अगर चाय सुट्टा बार नाम रख लेने से ऐसा नहीं है कि उनको ये अधिकार मिल जाता है कि पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करे। तो चाहे कोई भी दुकान हो, जिस भी नाम से खुली हो, अगर वो किसी भी उस पर उसके लिए टीम भी गठित है, अलग अलग प्रकार से टीमें गठित, जिसपे डीएसपी डीएसपी हेडक्वार्टर जो है पुलिस स्तर से उसके नोडल पदाधिकारी हैं। अगर किसी को लगता है कि ऐसा उल्लंघन हो रहा है तो वो उनसे संपर्क कर सकता है। अगर आपके पास फोटो या विजुअल्स हैं, कि जरूरी नहीं कि आपके पास फोटो या विजुअल्स हो, लेकिन अगर किसी के पास हो तो वो भेज देंगे तो वो बेहतर रहेगा। कोरोना संक्रमण के
चलते पिछले 2 साल से प्रतिबंधित कांवड़ यात्रा इस बार से शुरू होगी। इसकी तैयारी को लेकर बाबा गरीबनाथ न्याय समिति अभी से जुट गई है। मंदिर प्रबंधन ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। कांवड़ यात्रा में इस बार पहले से ज्यादा कांवड़ियों के आगमन को लेकर शहर के 6 प्रमुख चौक चौराहे पर बड़े स्क्रीन पर लाइव जलार्पण दिखाने की व्यवस्था की जा रही है। बाबा गरीबनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी विनय पाठक ने बताया कि कांवड़ यात्रा में आने वाले कांवड़ियों को कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार नियमों का पालन करने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा पूरी तरह से बाधित रही, लेकिन इस बार स्थिति सामान्य होने से कांवड़ यात्रा संचालन हो सकेगा। इसको लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। 2 साल से बाधित रही कांवड़ यात्रा को लेकर कांवड़ियों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सेवा दल के सदस्य को लगाया जाएगा। इस बार भी कांवड़िये अर्घा के माध्यम से जल अर्पण कर सकेंगे, साथ ही अपने जलार्पण का लाइव प्रसारण भी देख सकेंगे। जो उनकी अपनी व्यवस्था है मंदिर प्रबंधन की, वह सारा रेडीमेड है हमारे यहाँ 75% तो ऐसे ही सारा चीज लगा रहता है। जो आप अपने कैमरे के नजर दिखा दे, सारा बैरिकेडिंग लगाता है। सिर्फ थोड़ा सा जो बैरिकेडिंग बच जाता है वो हम लोग, और अर्घा जो बाहर अर्घा रहता है वो हम लोग 24 घंटे के अंदर पूरा पूर्ण कर लेते हैं। बाकी जो हमारे सेवा दल के सदस्य हैं उनका सारा बायोडाटा ले लिया गया है और उनका आई कार्ड बनने के लिए दे दिया गया है। आई कार्ड बन के 2-4-5 दिन में आ जाएगा, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा। और मंदिर कोरोना काल का संक्रमण फिर बढ़ रहा है, इस कारण मंदिर जो है अपने स्तर से प्रयास करेगी और जिला प्रशासन से भी आग्रह करेगी कि मंदिर में जो भी श्रद्धालु हैं उनकी टीकाकरण होनी चाहिए। साथ में मास्क अत्यावश्यक है, बिना मास्क के मंदिर में कोई प्रवेश न करे, ये हमारा भी कर्तव्य बनेगा। और जिला प्रशासन से सहयोग मांगेंगे, जिला सेवा दल के सदस्य रहेंगे, लोग भी कहेंगे कि भाई बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश वर्जित है। मंदिर में सीधा शिवलिंग से जलार्पण होगा या फिर वैसे ही? नहीं, अर्घा के माध्यम से ही होगा। रविवार को रात से लेकर और सोमवार को दिन भर अर्घा के माध्यम से होगा। बाकी सब दिन बड़ा अर्घा जो बाबा का मंडप लगा है, छोटा मंडप लगता है, जब सावन के महीने बड़ा मंडप लगता है, बड़ा मंडप के माध्यम से ही बाबा को जलार्पण करेंगे। आप विग्रह का स्पर्श नहीं कर सकेंगे, कहीं कोरोना काल है, अगर विग्रह का स्पर्श करेंगे तो उसे छुआछूत की बीमारी है, ये बढ़ेगी। इसलिए बड़ा मंडप लगा के ही बाबा का जलार्पण होगा। आप खड़े खड़े जल डालें और निकल जाए, आप बैठ के पूजा नहीं कर सकते हैं। हाँ, लाइव ऐसे भी स्मार्ट सिटी हम लोग के साथ मिलके लाइव दर्शन की व्यवस्था कर रही है। वो मैंने मुजफ्फरपुर में 5-6 जगह वो कैमरा टीवी लगाएगी और यहाँ से कैमरा से लाइव दर्शन होगा उनका। जाति जनगणना कराने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऐतिहासिक निर्णय के समर्थन में 25 जून को इमली चट्टी स्थित पार्टी कार्यालय से शहीद खुदीराम बोस स्मारक होते हुए समाहरणालय तक निकलने वाली धन्यवाद और आभार यात्रा की सफलता के लिए जिला और महानगर श्रम एवं तकनीकी प्रकोष्ठ के द्वारा नई बाजार रोड स्थित निजी आवास पर एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग यात्रा में शामिल हो सके, इस पर चर्चा की गई। प्रकोष्ठ के महानगर अध्यक्ष अफरीदी रहमान ने कहा कि गणना के बाद किस समुदाय की संख्या कितनी है, वर्तमान में उसकी सामाजिक, शैक्षिक, आर्थिक विकास को पहले से अधिक विकास परक कैसे बनाया जा सके, इसकी योजना बनेगी। मौके पर प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह, महानगर उपाध्यक्ष शैल जिसान अली, वरिष्ठ नेता अंजार आलम, जावेद आलम अंसारी सहित कई नेता मौजूद रहे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जातिगत जनगणना का जो फैसला है उसका पूरे बिहार की जनता स्वागत करती है। साथों साथ जेडीयू के कार्यकर्ता हम लोग स्वागत कर रहे हैं। हमारे माननीय जिला अध्यक्ष मेंग बिंग मनोज किसान जी, मेंग बिंग के महानगर अध्यक्ष प्रोफेसर अरुण पटेल जी, सबके आदेश अनुसार 25 तारीख को जो मुख्यमंत्री जी का आभार यात्रा पार्टी कार्यालय से लेकर खुदीराम बोस स्मारक तक निकलेगी, जिसमें सभी प्रकोष्ठ के और जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और हम लोग आभार यात्रा प्रकट करेंगे। उसी के लिए आज बैठक रखी गई है। इस बैठक में सभी लोग उपस्थित हुए हैं। कल कैसे कार्यक्रम सफल हो, हम लोग उसमें पहुँचे। आभार यात्रा तो खुशी की बात है क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो जातिगत जनगणना का फैसला लिया है, इससे बिहार की जनता के लिए आगे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए, सरकार के स्कीम में लोगों को लाभ उठाने के लिए बहुत फायदा होगा। इसलिए जब हम लोग खुश हैं, बहुत खुश हैं, उसी के लिए आज हम लोग बैठक किए हैं। कल आभार यात्रा निकालेंगे।
आगामी 26 जून को ब्रह्मांसी विकास संगठन मुजफ्फरपुर के द्वारा एलिस कॉलेज के सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि पर संगोष्ठी आयोजित होगी, जिसकी तैयारी को लेकर मघौल स्थित पूर्व मुखिया स्वर्गीय वसंत पांडे के आवास पर शुक्रवार को एक बैठक की गई, जिसमें मघौल, कफेन सहित कई गाँव के लोग शामिल हुए और 26 जून को होने वाले कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की बात कही गई। मौके पर संगठन के संयोजक सुनील कुमार, मीडिया प्रभारी अमित कुमार, प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, हरेराम मिश्र, नवनीत पांडे उर्फ पप्पू सहित काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। बसंत पांडे जी के पुत्र नवनीत पांडे उर्फ पप्पू पांडे जी के आवास पे ये ब्रह्मर्षि विकास संगठन का कार्यक्रम रखा गया। सब लोगों ने अपनी सहभागिता दी। यहाँ से लगभग 40-50 लोगों की उपस्थिति हुई। यहाँ के गांव के उप मुखिया जी ने आश्वस्त किया है कि हम 26 तारीख को लंगर सिंह महाविद्यालय में 11 बजे से होने वाले कार्यक्रम में 200 से अधिक लोगों की सहभागिता देंगे। ये एक बहुत खुशी की बात है और हम उनका और उनके लिए पूरा अपना समर्पण रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि यह सहभागिता हमेशा बनी रहे। और 26 के बाद उन्होंने एक आश्वासन दिया है कि यहीं पे हम लोग लगभग 500 लोगों के साथ इस दरवाजे पे पूरी विचार विमर्श करके एक बड़ा प्रोग्राम का आयोजन करेंगे। मैं उनको तहे दिल से एक बार धन्यवाद देता हूँ। स्वर्गीय बसंत पांडे जी के निवास पर मधौल गांव के लगभग 30-40 लोगों की उपस्थिति हुई और संगठन जो हमारा करने जा रहा है उसके विषय में हम लोगों ने आज ब्रीफ किया और लोगों को निमंत्रण दिया कि हमको 26 तारीख को स्वामी सहजानंद जी की पुण्यतिथि हम लोग एलिस कॉलेज में 11 बजे से मना रहे हैं। उसमें आप लोग अपनी सहभागिता दीजिए और लोगों ने काफ़ी संख्या में भाग लेने का आश्वासन दिया और उस दिन चारों तरफ हम लोग घूमे हैं। सब लोगों ने काफ़ी सहयोग करने का आश्वासन दिया है और उस दिन भारी उपस्थिति होने वाली है 26 तारीख को। मैं अपने अभिभावक भैया अगल बगल के सभी अभिभावक से बहुत ही मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ब्रह्मर्षि समाज के लिए जो हम लोगों ने कदम उठाया है यह हमारा अग्रसर चलता रहे और समाज हमारा इससे जो बिखर रहा है एकजुट हो। और हम अपने मेरा नाम पप्पू पांडे हुआ। मैं अपने दरवाजे पर बहुत मेरा सौभाग्य है जो बुद्धिजीवी लोग आके कुछ राय मशवरा हम लोग इस विषय पर किए हैं, जो विशेष रूप से 26 तारीख को लंगर सिंह महाविद्यालय में इसको विख्यात रूप से प्रसार किया जाएगा। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डैन न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल। एसके बैंक्वेट हॉल में सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावा पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन इस बैंक्वेट हॉल में 1-2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बेहतरीन लाइट से सुसज्जित एसके बैंक्वेट हॉल बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें 7005576759 8259954791। बेसमेंट पार्किंग, फर्स्ट फ्लोर हॉल, सेकेंड फ्लोर हॉल, थर्ड फ्लोर रूम, फोर्थ फ्लोर हॉल। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। इस मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।